फ्रेंड्स, मेरा नाम वासुदेव शुक्ला है। आज क्लास 10th की साइंस की बुक का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और ये इसका पार्ट 2 होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है इस चैप्टर का पार्ट 2 और ये रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है? तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं यानी मेटल्स, वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी को देख के बताया जाता है। और जो एलिमेंट यानी जो मेटल्स हैं जो इसमें दे रखे हैं, वो मेटल्स कितनी जल्दी किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को या हाई रिएक्टिव, जब किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कितनी जल्दी डिस्प्लेस करता है, तो उसके बेस पे भी ये रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है। तो जैसे यहाँ पे सोडियम पोटेशियम है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और ये क्या करते हैं कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको बहुत जल्दी ये डिस्प्लेस कर देते हैं। और जैसे ही हम डाउन द टेबल आते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज घटती है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये, और नीचे आते आते गोल्ड तक ये बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव हो जाती है। यानी जैसे गोल्ड है तो गोल्ड किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, और जैसे गोल्ड और प्लेटिनम है ये इनमें कभी जंग भी नहीं लगता। तो ये इनकी कुछ खास प्रॉपर्टी हैं। तो ये टेबल आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो हमने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी थी वो मेटल्स की थी, तो अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की रिएक्शन। तो यहाँ पे पहला है कि अगर हम नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो अगर आप किसी भी नॉन मेटल्स को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये मैंने पहले ही बता रखा है। तो जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और या फिर सल्फर और ऑक्सीजन तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो जितने भी सब्सटेंस हैं ये सारे एसिडिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल्स हैं। सेकंड है रिएक्शन विद वाटर। अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर क्या होगा। तो अगर किसी भी नॉन मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि कोई भी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं, या जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज ही नहीं होगा तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती। और रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, यानी अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करें तो यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, बिल्कुल ये सेम इसका रीज़न है। और रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, तो अगर रिएक्शन करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ तो क्या होगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो नॉन मेटल होता है वो मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि मेटल यहाँ पे जो है वो लेस रिएक्टिव आते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव यहाँ पे माने जाते हैं। तो जब किसी भी मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें एक सॉल्ट सॉल्यूशन मिलता है। रिएक्शन विद क्लोरीन, अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे क्लोराइड बनता है, तो जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे बनेगा HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। और अगर रिएक्शन विद हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के साथ किसी नॉन मेटल की रिएक्शन कराई तो वो हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और सल्फर, तो यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये इसकी रिएक्शन थी नॉन मेटल्स की कि किन किन के साथ कैसे कैसे ये रिएक्शन करता है। तो नेक्स्ट है इसका रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है। तो अगर हम किसी भी मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिलाते हैं, मतलब रिएक्ट करवाते हैं एक दूसरे से, तो सॉल्ट सॉल्यूशन मिलता है। तो ये होता कैसे है। तो मेटल्स जो होते हैं या नॉन मेटल्स जो होते हैं, तो मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, यानी मेटल्स जो होते हैं वो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, क्योंकि उनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो इतनी नहीं होती। और जबकि नॉन मेटल्स में प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है तो उन पर इलेक्ट्रॉन की काफ़ी अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो इसलिए नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ना कि डोनेट करते। तो जब मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसमें पॉजिटिव आयन आ जाएगा मेटल्स में, और जब नॉन मेटल्स जब इसको एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो उसमें नेगेटिव आयन आ जाता है। तो इन्हीं के बीच रिएक्शन होती है। रिएक्शन माने जैसे प्लस और माइनस का जो
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, वो मैं आगे बताऊंगा। और इसलिए ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन रिचेस्ट कंपाउंड, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन पुअरेस्ट, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनके जितने भी खाली बचते हैं, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो मेटल्स इसको पूरी तरह भर देते हैं, और इसके बाद ही फिर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसके बारे में जितनी भी डिटेल है मैं वीडियो में आगे दे दूंगा। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनिक बॉन्ड। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो मैंने बताया, जब किसी मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट मिलता है। तो जैसे मेटल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम सोडियम ले लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं क्लोरीन। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा NaCl। तो यहाँ पर ये बना कैसे, इसका मैकेनिज्म भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सोडियम जो है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, क्योंकि जो इसकी वैलेंसी होती है, इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 11, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो बैठेगा, पहले शेल में आएगा 2, फिर 8, फिर 1। और सोडियम, इसमें प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो यहाँ पर प्लस का साइन आया तो इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अगर यहाँ 2+ होता तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो इसका मतलब 11 में से जब 1 इलेक्ट्रॉन यानी माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10, और ये 1 इलेक्ट्रॉन 1 आएगा। तो यहाँ पर सोडियम जो है ये 2 और 8 हो गया, क्योंकि जो इसका बाहरी इलेक्ट्रॉन था वो 1 है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देगा। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन इनके पास, बोलते हैं कि इनके पास कमी होती है और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन बनती है। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी वो हमारी बनेगी 287। तो जब ये 287 है तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो जैसे यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता था तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये ऑक्टेट यानी कि नोबल स्टेट में आ जाएगा। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, यानी 7 से जब ये 8 हो जाएगा तो ये भी नोबल स्टेट में आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन माइनस। तो इसका मतलब ये 18 हो गया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया था 2, 8 और 8, तो अब ये नोबल स्टेट में आ गया। देखिए जितने भी एलिमेंट होते हैं सब नोबल स्टेट में आना जाते हैं, और इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते हैं ताकि वो नोबल स्टेट में आ सकें। तो जितने भी 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, और जितने भी लास्ट सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो ये इसके हिसाब से इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब इन इक्वेशन को एक साथ रखें तो क्या होगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो यहाँ पे Na सोडियम, इनकी इक्वेशन रख देते हैं, इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, तो यहाँ पर Cl माइनस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो NaCl फॉर्मेशन हुई है वो हमारी हुई है Na+ और Cl माइनस। तो इनके बीच प्लस माइनस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, और इसलिए जो ये बॉन्ड होते हैं वे बहुत हार्ड होते हैं, और इसे लैटिस भी बोला जाता है। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 क्लोरीन है और यहाँ पर भी। तो देखिए अभी ये बनेगा कैसे। तो इसका भी मैकेनिज्म है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है
वो होता है 12, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी वो बनेगी 2, 8, 2। और ये जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो ये नोबल स्टेट में आ जाएगा, यानी 2, 8 की पोजीशन में आ जाएगा। तो यानी Mg2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2, 8 नोबल स्टेट में आ गया 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। अब क्लोरीन की बात की जाए तो यहाँ पे क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, यानी 2 क्लोरीन है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 17 है, यानी कि 2, 8, 7। तो यहाँ पर अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा यही वाले, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन पे जाएगा तो वो 288 हो जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले क्लोरीन में जाएगा तो वो भी 288 की पोजीशन में आ जाएगा, यानी नोबल स्टेट हो जाएंगे। तो यानी कि 2Cl-, तो ये नोबल स्टेट की पोजीशन पे आ गए। तो यानी कि मैग्नीशियम जो होता है वो क्या करता है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, तो एक इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, एक क्लोरीन के पास, और दूसरे वाले क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन गया। तो इसी के बाद जो इसकी फॉर्मेशन होती है वो होती है Mg2+ और Cl2-। तो ये इनके बीच एक इंटरमीडिएट पोजीशन होती है, तो उसके बाद ये लैटिस बनाते हैं, यानी कि सॉल्ट बनाते हैं। तो इस बेस पे ये जितने भी कंपाउंड बनते हैं तो ये हमारे कहलाते हैं आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे जैसे ये था मैग्नीशियम 2+, और यहाँ पे 2 क्लोरीन-। तो इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो ये जितने भी होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, और ये ब्रिटल इन नेचर होते हैं, यानी अगर इनको हार्म किया जाए तो छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाते हैं, और इनका काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ± का बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये पोलर सब्सटेंस में आराम से घुल जाते हैं, जैसे पानी हो गया तो पोलर सब्सटेंस है। और ये क्या करता है कि जैसे मेटल और नॉन मेटल्स के जो बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो उसको ओवरकम कर जाता है, और वो आराम से पानी में घुल जाते हैं। और केरोसिन या पेट्रोल में ये नहीं घुलते। और जितने भी लैटिस कंपाउंड होते हैं यानी आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मोल्टन स्टेट में यानी पिघली अवस्था में ये अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन काफ़ी बढ़ जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री हो जाते हैं जाके मेटल्स और नॉन मेटल्स के, इसीलिए उस सब्सटेंस की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो मैं वीडियो में आगे दे दूँगा। तो नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अकरेंस ऑफ मेटल्स और मिनरल्स, तो यानी कि मिनरल्स हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आपको मिनरल्स पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं। जैसे आपको पता भी है कि मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं, और एंजाइम्स भी इसी पे वर्क करते हैं। तो जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स में आते हैं। और जितने भी ये सब्सटेंस हैं यानी कि मिनरल्स हम उसे भी कह सकते हैं जो नेचर में ऑटोमेटिक अकर होते हैं, यानी हम बनाते नहीं हैं, हमें नेचर से ही मिलते हैं। तो मिनरल्स की डेफिनेशन होगी एलिमेंट्स और कंपाउंड अकरिंग नेचुरली आर मिनरल्स। तो जैसे कोई से भी होगा, जैसे आयरन वगैरह हो गया, तो काफ़ी सारे ऐसे मिनरल्स जो पाए जाते हैं। अब इसके बाद आता है ओर्स, जिसे अयस्क भी बोलते हैं हिंदी में। तो ओर्स क्या होते हैं, तो जितने भी मिनरल्स होते हैं उसमें से जब हम मेटल्स को अलग करते हैं, यानी जो इम्प्योरिटी होती है उसे हम हटा देते हैं
और जिसमें से प्योर मेटल्स होते हैं उसको हम ऑब्टेन कर लेते हैं। यानी कि और ये भी कह सकते हो कि इम्प्योरिटी और जो मेटल्स होते हैं ये इनका कंपाउंड होता है, और इसी को हम ओर्स कहते हैं। तो मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी profitably extracted is an ore। तो जैसे जितने भी प्रॉफिटेबली सब्सटेंस होते हैं यानी मेटल्स होते हैं तो उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसका एग्जांपल है जैसे सल्फाइड ओर, ऑक्साइड ओर, कार्बोनेट ओर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो उनकी रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे इनको बांटा गया है। तो सबसे जो ज़्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं मेटल्स वो कौन से होते हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो इनकी जो एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और फिर इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट जैसे जिंक, आयरन, लेड, तो ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं, और ये जो इनका ओर्स होते हैं वो होते हैं सल्फाइड के, ऑक्साइड के ओर्स होते हैं ज़्यादातर। तो ये कार्बोनेट के भी ओर्स होते हैं, तो उसके साथ इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और जिंक, आयरन, लेड जैसे हमें मेटल्स मिल जाते हैं। और लो रिएक्टिव जितने भी मेटल्स हैं जैसे गोल्ड और प्लेटिनम हो गया, तो ये बिल्कुल फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, यानी जैसे हमें नेचर में मिलते हैं हम इसको वैसे ही ऑब्टेन कर लेते हैं। और इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक गैंग। तो गैंग किसे कहते हैं? तो गैंग जो होते हैं वो होते हैं इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं ओर्स में, तो वो गैंग कहलाती हैं। तो जैसे सैंड हो गया या मड हो गया या सॉइल, तो जैसे भी जो इम्प्योरिटी हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है तो वो गैंग कहलाती है। तो यानी कि इसकी डेफिनेशन होगी द इम्प्योरिटी present in any ores is called गैंग। इसका एग्जांपल है जैसे सॉइल, सैंड, तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल हैं जो गैंग में आते हैं। तो उसके बाद जितनी भी प्रोसेस हैं एक्सट्रैक्शन की, कैसे कैसे मेटल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं या किन किन ओर से एक्सट्रैक्ट होते हैं, वो सब प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो कैसा लगा आपको इस चैप्टर का पार्ट 2 कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।